नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मामूली सड़क हादसे पर ऑटो वाले की बेरहमी से पिटाई करने वाला एक आरोपी 4 दिन बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। यहाँ मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्य आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया, फिर आरोपी का आधारताल इलाके में जुलूस निकाला गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। दूसरा आरोपी चंदन सिंह अभी भी पकड़ से बाहर है, तलाश उसकी की जा रही है। तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की थी, फिर उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। जबलपुर का ये पूरा मामला, 2 लोग बीच सड़क पर जबरदस्त पिटाई और फिर उसके बाद ये दोनों फरार हो गए। आखिरकार एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। ऑटो चालक की पिटाई का ये पूरा मामला। काली शर्ट पहने वो शख्स जो पीछे जा रहा है, उसी की गिरफ्तारी हुई है गाजियाबाद से। दूसरा अभी भी फरार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बाकायदा इस बात को बताया कि किस तरीके से नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे। एक एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद में उस व्यक्ति की पिटाई हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उस पिटाई को मद्देनजर उस पर एफआईआर की गई। जो 2 मुख्य आरोपी थे, जो वीडियो में भी दिख रहे हैं, अभिषेक उर्फ गुड़ी और चंदन सिंह, दोनों ही घटना के बाद से फरार थे। लगातार हम दूसरे राज्य की पुलिस की टीम से भी संपर्क में रहे। ऐसे में हमें फरीदाबाद पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने, मुरादाबाद पुलिस ने लगातार सहयोग दिया। उस सहयोग के आधार पर हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई और कल हमने बहुत मुश्किल से जो उसका एक मुख्य आरोपी है अभिषेक उर्फ गुड़ी, उसको पकड़ा और उसे हमने गिरफ्तार किया। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, जानना ही चाहेंगे, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है 4 दिन बाद, लेकिन अभी दूसरे की तलाश जारी है। क्या बता रही पुलिस इस मामले में अभी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नवजोत, आज तक की खबर का एक बड़ा असर है, क्योंकि आज तक में ही ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, आज से 4 दिन पहले। और ये वीडियो जब वायरल हुआ था और आज तक पे जब ये खबर चली थी, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी, क्योंकि आधारताल जो जगह है जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, मारपीट की गई थी उस ऑटो चालक के साथ, वहां से ये आरोपी जो है उसी दिन फरार हो गए थे वीडियो वायरल होने के बाद। और जब इन्हें पता चला कि ये मुद्दा अब बड़ा हो चुका है, पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक चले गए थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन वहां पे पुलिस ने इनके फोन को ट्रेस किया और उसके बाद गाजियाबाद से कल इनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि जो एक और प्रमुख आरोपी था, जो लाल रंग की कार चला रहा था, चंदन सिंह, वो अभी भी छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने अभिषेक दुबे को पकड़ा, अभिषेक दुबे आपको पता है नवजोत, वही शख्स है जो ब्लैक कलर की शर्ट में था और जबरदस्त तरीके से मारपीट कर रहा था। और इसको जब पकड़ा तो इसके साथ चंदन सिंह भी था, लेकिन वो भी कल जब पुलिस ने पकड़ा तो वहीं से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसको कैसे इस बात की जानकारी मिली और कैसे वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से फरार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस जो है उसकी भी अभी तलाश कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा कि आधारताल जो जगह है, वहीं पे इस आरोपी का जुलूस निकाला गया, जहां पर इसने उस ऑटो चालक के साथ बेदर्दी से पिटाई की थी। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी लगातार रवीश साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं। शुक्रिया, नजर बना रखिए। अभिषेक ये वही शख्स है काली शर्ट पहने हुए, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक और आरोपी चंदन, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तलाश उसकी भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी रवीश पूरी जानकारी दे रहे थे। और अब बात करते हैं बलिया कांड की। तो
यूपी में बलिया गोलीकांड पर सियासी भूचाल आ गया है। बलिया में अफसर और पुलिस के सामने गोली चली, एक शख्स की जान चली गई। हैरानी तो यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ा भी, लेकिन अब तक वो फरार है। बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर पुलिस के शिकंजे में आने के बाद गोलीबाज धीरेन्द्र सिंह फरार कैसे हो गया, कैसे वो भाग गया? कहीं उसे भगाया तो नहीं गया? क्योंकि स्थानीय लोगों से जब बात की जा रही है तो वो दो चीजें बता रहे। पहली बात प्रेशर, दूसरी बात प्री प्लान। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसका नाम है। उसके भाई देवेंद्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो सवाल जो सबसे ज्यादा गांव के लोग उठा रहे हैं वो ये कि पहली बात प्री प्लान था ये पूरा मामला, और दूसरी बात किसी तरह का दबाव था। बलिया की घटना के बाद लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में हम मौजूद हैं और गांव में शव आ चुका है और कहीं ना कहीं गांव वालों में रोष है कि कार्रवाई जिस तरीके से कल नहीं हुई। और अब प्रशासन का क्या कुछ कहना, हमारे साथ में डीएम साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से लगातार गांव वाले आवाज उठा रहे हैं? हमने देखा वहां पर शव को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या कुछ आपकी तैयारी है? जी, गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं, और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है। और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है कि एक एक जो भी नामजद अभियुक्त है वो सर, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो वहां पे पुलिस के हाथ लगते हैं लेकिन फिर भी वो फरार माने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहा है? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? मैंने कहा कि सबकी गिरफ्तारी होगी और मुख्य अभियुक्त तो मेन फोकस है हमारा, और कहीं से भी कोई कोताही नहीं होगी और ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको सेट करेंगे। आपको लग रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है? कल जब वहाँ एसडीएम मौजूद थे, वहाँ पे सीओ भी मौजूद थे, एसओ भी मौजूद थे, उसके सामने उनका वहाँ से फरार हो जाना? जो भी शिथिलता हुई है उस शिथिलता के लिए कार्रवाई उनके लिए शासन में रिपोर्ट गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है और उस शिथिलता की भी भरपाई हम लोग करके इसका जो भी एक्शन होगा विधिक वो कराएंगे। गांव वालों में इतना रोष क्यों? लगातार वो कह रहे हैं कि दबाव में काम हो रहा है, उनको गिरफ्तारी पहले चाहिए। वहां भी लगातार महिलाएं रो रही हैं, कह रहे क्रियाक्रम नहीं करने देंगे। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? नहीं, उनकी जो भी आशंका थी सब परिवार वाले उनसे संपर्क में हैं और कहीं भी किसी तरह का कोई प्रभाव और उसका कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई। कब तक गिरफ्तारी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी, घंटों में चाहेंगे, घंटों में चाहेंगे, ऐसे 24 घंटे के भीतर। हमें कल जिस तरह की घटना, गांव वालों में एक तरह का रोष भी है, लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है। हमारे साथ में एसपी देवेंद्र नाथ जी हैं। सर, क्या कुछ गांव वाले कह रहे हैं? आपने अभी उनसे बात की है, बॉडी अभी आई है, क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं आपसे? गिरफ्तारी के लिए उन लोगों ने कहा हुआ है, जिसमें हम लोग कल से ही लगे हुए हैं और कुछ अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली है और उसमें अभी भी टीमें लगी हुई हैं। अति शीघ्र सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो सवाल ये आ रहा है कि फोटो में जब वो आइडेंटिफाई हो गए वीडियो में, उसके बावजूद वो फरार वहाँ कैसे हो गए? इसको लेकर के क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं? इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके संबंध में जो लोग यहाँ थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई। सर, अभी उसका क्या स्टेटस है? क्या उनको अभी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ अभी तक हो पाया है? वो गिरफ्तारी को लेकर के उनके घर के लोग हैं, ये लोग जान रहे हैं, जितने दिवस से हम लोग दे रहे हैं सारे लोग जान रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियां हम लोग कर भी रहे हैं। शाम तक इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम आ जाएंगे। लेकिन गांव वाले लगातार सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, पक्ष के लोग हैं और दबाव में पुलिस, इस पे आप क्या कहेंगे? किसी के कोई भी दबाव नहीं दिया हुआ है, न किसी का कोई दबाव है। और इस पूरे मामले में जो विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो ये मान रहे हैं कि गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं? बिल्कुल इसको मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है
इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार नहीं किया। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है, उससे मैं जरूर ये अपना आग्रह करूंगा कि दूसरे पक्ष के भी पीड़ित लोगों की पीड़ा को लोग समझें और उनकी पीड़ा को भी देख करके जो न्याय हो सके उनको भी देने का कष्ट करें। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यूपी से ही अगली खबर है। हाथरस कांड की गूंज थमी भी नहीं और बाराबंकी में दरिंदगी और हत्या का एक और सन कर देने वाला मामला सामने आ गया। बाराबंकी में भी पुलिस का रोल हैरान करने वाला है। पुलिस वालों ने आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया। बुधवार की रात लड़की का शव खेत में मिला, तब पुलिस वालों ने मामले को दबाने की कोशिश की। सिर्फ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में पुलिस ने धारा 376 को भी शामिल किया। बाराबंकी में एक बार फिर दलित नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। उस लड़की के साथ रेप हुआ है। बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आराधना मिश्रा हैं, कांग्रेस की सीनियर नेता। आराधना जी, आपने भी देखा कि बाराबंकी में क्या हुआ, इसके पहले भी कई घटनाएं, रिएक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित है तो बेटियां हैं। लगातार हाथरस की घटना को देख लीजिए आप, बहराइच की घटना आजमगढ़, और ये जो दर्दनाक घटना बाराबंकी में हुई है जहां पे एक दलित बेटी के साथ हैवानियत की परिकाष्ठा पार कर दी गई। जिस तरह से उसकी बॉडी मिली, जहां पे उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके हाथ बंधे हुए थे और अभी भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा अभियोग। और इसी को लेकर पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, जरा वो भी सुनते हैं। साहब जो ने हाथ गोड़ बांध के हाथ यहाँ तक जो है कपड़ा उतरे थे। जब देखने गए 4 बजे काटे गई, हम 7 बजे साहब ढूंढे गए। वहाँ जब देखे तो वहाँ से आज दौड़ते चिल्लाने। यहाँ से जो है जनता गई, प्रधान बुलवाए तो फोन किए थाने। पुलिस आई, पुलिस हमारी मदद की रात भरे। क्या लग रहा है आपको, दुष्कर्म हुआ है? अरे हाँ, जो साहब कपड़ा उतरे हैं तो क्या बतावा जाए। सर बेइज्जती जरूर हुई, जो कपड़ा फटे हुए तन पर कपड़ा नहीं हुए तो फिर बेइज्जती जरूर हुई थी। बेइज्जती मतलब दुष्कर्म हुआ? हाँ सर। अच्छा, कैसे खेत में गई, कैसे क्या हुआ घटना, कुछ मालूम है? सर हम तो घर ही में रहे, 2 ठे बच्चे रखे रहे, तो हम कैसे साथ में होते तो हम कुछ जानते सर। खबर दिल्ली के प्रदूषण की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की इमरजेंसी शुरू हो चुकी है। हवा में घुलता जहर हर साल की तरह दिल्ली वालों के लिए फिर से आफत का पैगाम लेकर आया है। लेकिन इस बार की आफत हर साल से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस पहले से दिल्ली में कहर ढा रहा है। कोरोना से जूझती दिल्ली में अब दोगुना खतरा। जहरीली धुंध से बढ़ेगी वायरस की ताकत। दिल्ली में दमघोंटू पराली का कोरोना कनेक्शन। खबर तो बुरी है, लेकिन हकीकत यही है। हर साल दिल्ली का दम घोंटने वाली पराली इस साल जाने क्या गुल खिलाएगी।
बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं, बात उस महामारी की है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दिल्ली वालों पर प्रदूषण और कोरोना वायरस का घालमेल बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस और पराली का पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी के आसमान की ये बदरंग तस्वीर देखिए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही दिख रहा ये धुंधला मंजर दिल्ली वालों को डराने लगा है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर ये है जो दिल्ली में छाई धुंध की असली वजह है। पंजाब और हरियाणा के सुलगते खेत बता रहे हैं कि कोरोना के कहर से पहले से हाँप रही दिल्ली का अगले कुछ हफ्तों में बचा खुचा दम भी घुटने वाला है। जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस साल दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। किसानों का कहना है कि ना केंद्र सरकार से और ना ही स्टेट सरकार से उन्हें किसी भी तरीके की मदद मिली है। क्योंकि मदद नहीं मिली, इसलिए इस साल भी क्रॉप बर्निंग का इशू वैसे ही रहेगा जैसे पिछले कई सालों से रहा है। अमृतसर के आसमान से ली गई ये तस्वीरें किसी को भी सिहरा देंगी। नीचे सैकड़ों एकड़ में झुलसती जमीन और ऊपर उठते धुएं का गहरा गुबार। लेकिन ये हाल सिर्फ अमृतसर का नहीं। सितंबर के आखिर में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पूरा पंजाब और करीब करीब 1/3 हरियाणा इसी तरह सुलग रहा था। हवाओं के सहारे इस धुंध ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी और दूसरा हफ्ता बीतते बीतते पूरे एनसीआर पर गर्दिश से छा गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह के वक्त जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक कोहरे की चादर के रूप में यहाँ पर समाता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ दम घुटने की होती तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली वालों को तो इसकी आदत पड़ चुकी है। बात उस महामारी की बदलती शक्ल की है जो दिल्ली में अब तक करीब 6000 लोगों की जान ले चुकी है। यूरोप के कई देशों में हुई रिसर्च से पता चला कि धुंध और प्रदूषण के माहौल में कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं। पोल्यूशन भी एक डबल खतरा हो सकता है और इसमें डेटा भी है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो उस एरियाज में कोविड के केसेस भी बढ़े हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी है। और उसका कारण इसलिए है कि पोल्यूशन के कारण कोविड वायरस भी हवा में ज्यादा देर रह सकता है पोल्यूटेंट के साथ मिलकर। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां हर साल पोल्यूशन जो लेवल है वो वेरी पुअर या स्वेयर की रेंज में रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल हम ऐसे ना होने दें। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। आगे ट्रैफिक कंट्रोल और निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लग सकती है। अभी तो शुरुआत है। पराली, प्रदूषण और कोरोना वायरस का ये जहरीला कॉकटेल दिल्ली वालों की रगों में तेजी से घुलता जा रहा है। लेकिन बात की गंभीरता समझने और ठोस एक्शन के बजाय तमाम सरकारें इस बार भी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने के मूड में हैं, बिना ये सोचे कि उनकी राजनीति दिल्ली वालों पर कितनी भारी पड़ेगी। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पराली और प्रदूषण हर साल दिल्ली वालों का ही दम क्यों घोटता है? खेती तो पूरे देश में होती है, तो फिर पंजाब, हरियाणा की जमीन ही क्यों हर साल सर्दियों से पहले सुलगने लगती है? देश के बाकी हिस्सों में क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाँपने लगी है, दिल्ली खांसने लगी है। कोरोना की दहशत के बीच बढ़ता प्रदूषण दिल्ली को थरथराने लगा है। लेकिन दिल्ली के कर्ता धर्ताओं में इस बात पर बहस छिड़ी है कि जिम्मेदार कौन है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार पराली है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है
कि पराली नहीं, दिल्ली खुद जिम्मेदार है। पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले, लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के सीएम ने सवाल दाग दिया कि प्रदूषण तो अचानक बढ़ा है, तो फिर दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हो गया? नकारने से काम नहीं चलेगा। अगर पराली सिर्फ 4% जिम्मेदार है, तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण स्तर अचानक क्यों बढ़ा? पहले तो दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सुबह के बयान पर घिरने के बाद केंद्रीय मंत्री ने शाम होते होते सफाई जारी कर दी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का 4% असर होने का आंकड़ा इसी हफ्ते का है। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर ये 4% से 40% तक पहुंच जाता है। पराली और प्रदूषण की ये जंग सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार चल रही है। कोर्ट ने बार बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर इस समस्या का हल निकालने की नसीहत की है, लेकिन हल कितना निकला, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। कहने को तो बहुत सरकार कहती है, किसी को मिला है? आज तक किसी को नहीं मिला। कोई भी सहूलत नहीं मिली है। किसी का दिल करता है जलाने को लिए? ये तो मजबूरी है। 2000 रुपया बोलते ना, किसान को तो 1000 रुपया भी देंगे ना, तो लेबर से कटवा के कुछ ना कुछ करेगा इसका, लेकिन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं दे रही। ये जो कदम पानी जब नाक तक आ गया तो दिल्ली में आनन फानन वाला एक्शन दिखने लगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। धुंध और धूल हटाने के लिए जगह जगह वाटर गन तैनात की जा रही है, लेकिन सुई घूम फिर कर वहीं अटकी जा रही है कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर टोपी ट्रांसफर के इस खेल के बीच दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कोरोना से पहले ही जान नहीं छूट रही, अब सर्दी और प्रदूषण के साथ वायरस की डबल मार से कैसे निपटे। काफी मुश्किल है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो ये तो है ही है। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो क्या है कि आज की नहीं तो काफी टाइम से, अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा होने लगी है, तो ये तो हर बार का ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉल्यूशन से बचें, बट दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करनी चाहिए। जितना लॉकडाउन के टाइम में मतलब पॉल्यूशन हमारा ठीक हुआ है, पॉल्यूशन लेवल गिरा है दिल्ली का, अब ये उसी लेवल पे आ जाएगा। ये तो तय ही है कि अगले 3 महीने तक देश की राजधानी एक ऐसा गैस चेंबर बन जाएगी जिसमें जहरीले धुएं के साथ साथ खतरनाक वायरस भी होंगे। तो फिर ये भी तय है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, दिल्ली वालों के फेफड़ों को छलनी होने से बचाने का मादा किसी के पास नहीं है। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।